हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस से आप लोग क्या समझते हैं? यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम की हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसे आप यूज़ में ले आते हैं। कुछ भी उठा लीजिए अपने बगल से। जैसे मान लीजिए आपने एक पानी का ग्लास उठा लिया। आप उसको क्यों यूज़ करते हैं? पानी पीने के लिए। आपने पेन लिया, पेन का इस्तेमाल क्यों है? लिखते हैं आप। आपको कहीं जाना है, आपने रिक्शा यूज़ किया, उसका भी यूज़ है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल में लाते हैं, जो आपके काम की है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स। ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सेस। ओके। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो नाउ व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स से हम क्या समझते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड। अब हम किसी चीज़ को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमको किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है तब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो एक कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, वो रिसोर्स तब बनती है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो जब हमारे किसी काम में आती है, हमें उसकी नीड होती है। नीड की मतलब क्या होती है? ज़रूरत। ठीक है, ज़रूरत। नीड यानी ज़रूरत, और सेटिस्फाई यानी जब वो हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो गई। ठीक है, पूरा होना, संतुष्ट होना, उसको हम लोग कहते हैं सेटिस्फाई, राइट। हमारी जो ज़रूरत है जब पूरी हो गई, हम संतुष्ट हो गए, तो हम कहलाते हैं सेटिस्फाई। ओके। अब आपके घर में भी मुझे उम्मीद है आप सब साफ़ सफाई करते होंगे। तो उसमें बहुत से सामान निकलते हैं ना। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं रही, तो हम उठा के स्टोर रूम में डाल दें। कुछ भी हो सकता है भाई, हमारे कोई प्लास्टिक का टॉय हो सकता है, या हमारा पुराना पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, या मान लीजिए पेंसिल रबर ही हो गया, जो अब हमको इस्तेमाल करने का मन नहीं कर रहा, भाई छोटा हो गया या हमारे पास नया आ गया, तो अब हमने पुराना एक तरफ कर दिया। या कोई पुरानी किताब हो गई, ठीक है, पुरानी हमारी बाइसिकल हो गई, तो हमने उसको उठा के एक तरफ कर दिया। तो अब इसमें क्या होता है कि आप ये सोचेंगे कि अब ये सब तो कबाड़ हो गया, हमारे किस काम का है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जिसको हमको इस्तेमाल करने का मन नहीं होता और हम उसको बस ऐसे रख देते हैं, और बहुत साल के बाद जब दोबारा हम उसको देखते हैं और वो अगर हमारे इस्तेमाल करने के लायक है, तो भी वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती है। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करे, वो चीज़ तब कहलाती है रिसोर्स, राइट। अब यहाँ देखिए, इससे पहला वर्ड जुड़ा है रिसोर्स से, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोग में आना। यानी किसी भी चीज़ का जब यूज़ है, हमारे लिए उपयोग है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। मीन्स यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्स। यानी अगर कोई भी चीज़ हमारे काम की है तो उससे क्या बन जाती है? रिसोर्स। फिर इसमें एक वर्ड और निकल के आता है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। कीमत यानी सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही, यानी वो हमारे लिए कितना वर्थ है, कितना हमारी काम का है। ठीक है। तब जब उस चीज़ की कीमत बढ़ गई, तब वो हमारे लिए क्या बन गया? रिसोर्स। ऑब्जेक्ट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। ठीक। अब मान लीजिए कोई पुराना आपका एक पेंसिल बॉक्स था, उस पर हल्का सा क्रैक आ गया था, तो आपने उसे उठा के एक तरफ दराज में कर दिया क्योंकि आपके लिए नया आ गया। ठीक है। अब कुछ दिन के बाद ये हुआ कि जो आपका नया पेंसिल बॉक्स है वो टूट गया। अब बाई चांस हो सकता है उस वक्त आप नया ना खरीद पाए हो, तो आपने ढूंढना शुरू किया कि भाई मुझे कुछ तो मिल जाए कि मेरा काम चल सके। तो संजोग से आपके हाथ में वो पुराना बॉक्स लग गया। भले ही ऊपर से ज़रा सा क्रैक था, लेकिन वो आपके काम का था। तो उस वक्त वो आपके यूज़ का था, और चूंकि आपको उसकी ज़रूरत थी, वो आपके काम आने वाला था, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। यानी उसकी कीमत आपकी नज़रों में बढ़ गई क्योंकि अब वो आपका काम का है। कुछ समय पहले वो क्या था? एक कबाड़ था। ठीक है।
आपके किसी काम का नहीं था। लेकिन आज वही अगर ज्योमेट्री बॉक्स आपके काम का है तो वो उसकी यूजेबिलिटी के कारण और उसकी वैल्यू के कारण, क्योंकि आज वो आपके लिए वर्थ है, काम का है। ठीक है, तो आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखेंगे, बस है, रिक्शा है, लैंप है, गैस स्टोव है, या बाइसिकल है, या स्कूटर है, या कोई भी चीज़ जो आपके काम में आ रही है, वही आपका रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, सो एनी सब्सटेंस विच इज़ ऑफ आवर यूज और विच सेटिस्फाई आवर नीड, दैट इज नोन एज योर रिसोर्स। और इसके साथ दो वर्ड जुड़े हैं, एक है आपका यूटिलिटी और दूसरा है आपका वैल्यू। यानी जब कोई चीज़ हमारे काम की होती है, हमारे यूज़ की होती है, तब वो रिसोर्स बन जाती है। और जब वो वर्थ होती है, यानी यूज़ की हुई, तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ गई, तब वो क्या बन जाता है, रिसोर्स। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब एक चीज़ हमने जैसे कहा कीमत यानी वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज़ की अगर मार्केट में वैल्यू है तो ही वो हमारे काम की है। हर चीज़ इकोनॉमिक वैल्यू से नहीं आंकी जाती, राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल दें मेटल का, ओके, मेटल इज ऑल्सो रिसोर्स। मेटल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, या हम लोग तरह तरह के भी स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत से मेटल होते हैं, आयरन है, तो ये सब हमारे काम के हैं, ठीक, और इनकी बाज़ार में कीमत है। ओके, तो मेटल की कीमत है बाज़ार में, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी उसका पैसे की कीमत है बाज़ार में, ठीक है। लेकिन अगर अब हम कहें आप बहुत दिन तक, जैसे आप पूरे साल आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है, तो आप सब लोग एक ट्रिप डिसाइड करते हैं ना, क्योंकि आप सब घूमने जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी दिनचर्या से ऊब गए हैं। तो आप मान लीजिए किसी हिल स्टेशन में गए। अब हिल स्टेशन में आप जब गए तो वहाँ पे आपने एक बहुत खूबसूरत सा एक लैंडस्केप देखा, ठीक है, या माउंटेन हिल देखा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे पहाड़ी पशु पक्षी देखे, या वहाँ के पेड़ देखे, ठीक, एक सीनरी था, उसको आपने देखा, और उसको देखने से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल रिलैक्सेशन मिला, ठीक। और आप जो रोज़ रोज़ स्कूल जाना, होमवर्क करना, एग्ज़ाम देना, इस रूटीन से थक गए थे, तो अब यहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे हैं, ना तो आपके पास पढ़ाई है, ना आपके पास होमवर्क है, आप यहाँ पे बस रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक प्राकृतिक सीनरी है, ये जो एक माउंटेन है या लैंडस्केप है, ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। ये रिसोर्स क्यों है? ये भी हमारी ज़रूरत की पूर्ति कर रहा है। कैसी ज़रूरत है? मेंटल, इमोशनल, या कहते हैं फिजिकल, या किसी भी प्रकार से जिससे हमको मेंटल रिलैक्सेशन मिल रहा है, हमको उसकी नीड है उस टाइम, है ना, हमको वो एक आराम चाहिए, हमको मेंटल स्तर पे एक रिलैक्सेशन चाहिए, तो हमको उस नेचर से, नेचर के उस हिस्से से, वहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं, चीज़ों को जो हम निहार रहे हैं, उससे हमको वो मिल रहा है, तो हमारी एक नीड यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी एक रिसोर्स हुआ। लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यानी आप इसको कहीं जाके बेच नहीं सकते, ना आप इसको कहीं से खरीद सकते हैं। ओके, तो रिसोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और एक जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल अगर हम और दें, हम सब कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग डायरेक्टली डॉक्टर के पास तो भागते नहीं होंगे, कोशिश तो हम लोग ये करते हैं कि हमको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, है ना। तो इसमें सबसे अच्छा उनके साथ होता है जिनके घर में बुजुर्ग हैं, ओके, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ग्रैंड मदर हैं उनके पास कुछ ऐसी रेमेडीज़ रहती हैं, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे रहते हैं जिससे आपको अक्सर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपकी दादी ने आपको खांसी के टाइम कुछ अदरक या हल्दी जैसी चीज़ दी, ठीक है, ऐसा कुछ भी अपने किचन का ऐसा कोई सामान दिया जिससे कि आप ठीक हो गए, ठीक है। तो भाई एक रूटीन में है। आज ये जो रेमेडी है, आज आपकी दादी माँ इसको ले आके बाहर बेच नहीं रही है, ठीक है, इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कभी ये आगे चल के पेटेंटेड हो जाता है, पेटेंटेड यानी अगर कभी इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी अगर आज हम घर में शरीर में दर्द है या खांसी है,
तो हम हम अगर अदरक ले रहे हैं या हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आगे चल के यही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने लग जाए, ठीक है, और ये आपका मार्केट वैल्यू में बढ़ गया, अब लोग इसको जाके अदरक का कुछ ऐसा बन जाए कि भाई लोग जाके अदरक की चीज़ें ही खरीदने लग जाएं, या आपकी दादी माँ का नुस्खा अब मार्केट में बिकने लग गया, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनकी वो रेमेडी पेटेंटेड हो गई, अब उपयोग में आने लायक हो गई, अब उसकी दवाइयों के क्षेत्र में मांग बढ़ गई है। अब वही रेमेडी जब लोग बाहर उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे और उसको उपयोग करेंगे, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो समझ में आया आपको? रिसोर्सेस, एक वो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक, एक वो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, और एक वो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू आगे जाके हो सकती है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। ठीक है, अब ऐसे दो फैक्टर हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में तब्दील करते हैं, उसको बदलते हैं। द टू फैक्टर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम से आप सब समझते हैं, ठीक है, समय, और टेक्नोलॉजी जिसकी बदौलत आज हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, हमने अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा, हम लोग पाताल में भी चले गए, आसमान में भी चले गए, पूरा ब्रह्मांड हमने खंगाल डाला। ठीक है, किसकी मदद से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक, तो ये दो फैक्टर हैं जो किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदलते हैं। इसको हम समझते हैं कैसे? अब हम इसमें थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चले जाएं ज़रा सा, ठीक है, भाई हमारे आदि मानव थे, पुराने ज़माने के जो थे व्यक्ति, वो पहले यहाँ से वहाँ घूमते थे और बस अपना भरण पोषण करते थे, उनकी कोई नीड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अभी उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत सी नई चीज़ों को सीखा। तो जब उन्होंने फायर यानी आग को समझा, आग क्या होती है, आग को जाना, तो आग के उस आविष्कार के साथ उन्होंने पकाना सीखा। ठीक है, और आज उस पकाने वाली पद्धति से कितनी चीज़ें पकाने के साथ जुड़ गई हैं, है ना? पहले आदमी ने चूल्हा बनाया, फिर आदमी ने गैस स्टोव बनाया, उसके बाद आदमी ने इंडक्शन बनाया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से समय के साथ जब उस चीज़ की ज़रूरत हुई, टाइम ने उसका विकास किया, उसको उसकी ज़रूरत महसूस हुई, तब टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे आई? टेक्नोलॉजी से उसने चीज़ें बनाई एक के बाद एक। ठीक है, चूल्हा बनाया, चूल्हे के बाद स्टोव बनाया, स्टोव के बाद आपका गैस स्टोव आया, गैस स्टोव के बाद आपका इंडक्शन आया, इसके बाद और भी चीज़ें आ गई, है ना? पहले एक चूल्हा आया, तो अब दो चूल्हा आया, तो अब तीन चूल्हा आया, तो अब चार के साथ आ गया, राइट? तो ये है आपका टाइम एंड टेक्नोलॉजी का उदाहरण, किस प्रकार से समय के हिसाब से आदमी की ज़रूरत बढ़ी और ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसने नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका टाइम एंड टेक्नोलॉजी का रोल आता है, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं जो एक आदमी की नीड को पूरा करती हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, व्यक्ति पहले पैदल चलता था, बहुत दिन में पहुंचता था, थक जाता था, उसने पहिए का आविष्कार किया। अब पहिए के आविष्कार के साथ एक चीज़ का आविष्कार हुआ, उसकी ज़रूरत थी कि हमको कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं और हमको थोड़ा आराम रहे, हम थके ना। तो उसकी इस नीड ने अब पैदा किया ज़रूरत, और ज़रूरत के हिसाब से जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, पहिया आया, दो पहिया आया, तीन पहिया आया, साइकिल आई, रिक्शा आया, कार आई, बस आई। इस प्रकार से कैसे आपका दिन पे दिन चीज़ें, यातायात के साधन एडवांस होते चले गए। तो समझ में आया आपको? टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस के भी टाइप्स होते हैं, तरह तरह के रिसोर्स होते हैं, है ना? तो पहला है आपका नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, ओके। और दूसरा है आपका ह्यूमन मेड, जिसे इंसान बनाता है, और दूसरा आपका ह्यूमन खुद में ही एक रिसोर्स है।
ओके, इसी को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा, राइट। अब नेचुरल रिसोर्स हम कहें तो पहला हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। द नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये वो रिसोर्स है जो हमको नेचर से डायरेक्ट मिल रहे हैं, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो सीधे हम यूज कर रहे हैं। तो प्राकृतिक रिसोर्स में क्या आती है आपकी हवा, फिर पानी, मिट्टी, मिनरल्स, है ना। हवा क्या है, आपके आसपास प्रकृति में हवा है, आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, क्या आपने कुछ किया, नहीं, आप बस सांस ले रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं। अब है वाटर, ये आपको प्रकृति दे रही है। पानी की कितने रिसोर्सेस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं। ठीक है, तो पानी आप यूज कर रहे हैं। ठीक, फिर मिट्टी है, मिट्टी में आप पौधे उगा रहे हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर मैंने आपने 7th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लिथोस्फीयर के भाई अपर पोर्शन पे आप एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, अपने घर बनाते हैं, मिट्टी के बहुत से उपयोग होते हैं। फिर मिनरल्स है, खनिज। खनिज में क्या क्या आता है हमारा, आयरन है, ठीक, आपका मैंगनीज है, फिर आपका गोल्ड है, फिर सिल्वर है। ठीक, कितनी चीज़ें आपकी जो ज़मीन के अंदर से हमको मिलती हैं जो हमारे इतने काम की हैं। ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और जिनका इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, लिटिल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे अब हम हवा का एग्जांपल लेते हैं, ये आपका जो एयर है। अब अगर हम कहें हम इसको डायरेक्टली कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो हम जब सांस लेते हैं हवा का हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने कोई मशीन नहीं लगा रखी है ना, कोई मशीन से तो हम हवा लेते नहीं है, हम डायरेक्टली ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, जिसे आप कहते हैं विंड मिल। आप सबको पता होगा विंड मिल क्या चीज़ होती है, राइट। तो जब हमने विंड मिल का यूज़ कर लिया तो वहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का। ठीक, अब आ गया आपका पानी, वाटर। पानी आपने पिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपने इस्तेमाल किया उस नेचुरल रिसोर्स का, लेकिन जब आपने यहाँ पे क्या किया, आप सबको इस वर्ड का मतलब पता होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली जो हम पानी से पैदा करते हैं। तो आपने यहाँ पे पानी का उपयोग किया किसको यूज से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वाटर का उपयोग टेक्नोलॉजी से यूज किया किस काम के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेस को या तो हम डायरेक्टली अपने काम में ले आते हैं या हम उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ अब हम नेचुरल क्लासिफिकेशंस का, रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, राइट। नाउ the classification of natural resources on the base of level of development and use। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो इस पे है कि उनका जो विकास का लेवल है, स्तर है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ और उनका यूज कैसे होता है। ठीक है, और सेकंड है आपका ओरिजिन, वो हमको मिलते कहाँ से हैं, कहाँ से कहाँ उनकी उत्पत्ति होती, कहाँ से हम उनको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टॉक, स्टॉक का मतलब कहाँ उनका भंडार कितना उपलब्ध है, यानी कितनी मात्रा में वो कहीं पे उपलब्ध है, उनको कहते हैं स्टॉक। एंड नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस प्रकार से इस प्रकृति में बटे हुए हैं, किसको कितना प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपके लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, natural resource classification on the basis of their level of development and use, their origin, their stock and next is your distribution। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। पहले हमने क्लासिफाई किया नेचुरल रिसोर्स को 4 लेवल पे, फिर पहले लेवल को हमने और 2 लेवल्स में
डिवाइड किया है, ठीक है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज और दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज योर एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज योर पोटेंशियल रिसोर्स। अभी एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्स हम उनको कहते हैं, ठीक है, जिसको कि अभी हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ओके, हुज क्वांटिटी इज नोन। यानी ये ऐसा रिसोर्स है जो हमको पता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में है, अभी हमारे पास है कितना और इसको हम इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सब इसका उपयोग कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऐसे बहुत से एक्चुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कोल इन रूर, दैट इज इन जर्मनी, ठीक है। कोल के जो भंडार हैं जो रूर रीजन में है, जो कि जर्मनी में है, हमको पता है ये भंडार कितना है कोल का, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं पेट्रोलियम जो आपका वेस्ट एशिया में है, इसके भंडार का भी हमको पता है और ये भी उपयोग में आ रहा है। और नेक्स्ट है आपका डार्क सॉइल इन डेक्कन एंड प्लेट्यू, ओके, डीपी फॉर डेक्कन एंड प्लेट्यू, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ओके। तो ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेस हैं। तो व्हाट आर द एक्चुअल रिसोर्सेस? Actual resources are those resources whose quantity is known and they are used in the present, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है कितनी है, वी डोंट नो। हमको पता है वो कहाँ है, लेकिन हमको नहीं पता कि वो कितना है, एंड वी आर नॉट यूजिंग इट इन द प्रेजेंट। हम उसको अभी यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको आगे फ्यूचर में संभावना हो सकती कि हम उसको यूज़ करें, ओके। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, हमको उसकी क्वांटिटी नहीं पता है, एंड वी मे यूज इट इन द फ्यूचर, आगे भविष्य में जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी, ठीक है, तब हम उसका उपयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूरेनियम इन लद्दाख, ठीक है। यूरेनियम के जो भंडार हैं वो लद्दाख में बहुतायत हैं, ठीक है, ये हमको पता है, लेकिन हमको नहीं पता है कि वो कितनी मात्रा में है, और अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि हम उसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो आगे जब हम और भी ज़्यादा प्रगति कर जाएंगे, उस स्तर पे आ जाएंगे कि हम इसको अपने उपयोग में ला सकें, तब हम इसका उपयोग उस टाइम करेंगे, ठीक है। तो उसका उपयोग आगे फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर हम और लेंगे, नागरकोइल इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी पोटेंशियल रिसोर्सेज को दिखाते हैं, ओके। तो आज की क्लास में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी, और आगे जो नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें हम इसको और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और बाकी क्लासिफिकेशंस को भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर को समराइज कर लें जितना हमने पढ़ा है, ओके। जस्ट लेट अस गिव इट अ शॉर्ट व्यू। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज रिसोर्स, एनी सब्सटेंस विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड, ठीक है, जो किसी भी एक इंसानी ज़रूरत को पूरा करे, वो रिसोर्स है। देन सॉरी, इट इज़ कनेक्टेड विद टू वर्ड्स, फर्स्ट इज योर यूटिलिटी एंड नेक्स्ट इज योर वैल्यू। यानी जब कोई चीज़ आपके काम की है, यूजेबल है, तो रिसोर्स है, और जब वो वर्थ हो जाती है यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है, तब वो रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। और रिसोर्सेज की ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इकोनॉमिक वैल्यू ही हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मार्केट में बेचें या मार्केट से ख़रीदें, और भी तरह की ज़रूरत होती है। अगर हम कहें क्या एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा एक रिसोर्स कहा जा सकता है? क्या कह सकते हैं कि कोई बच्चा रिसोर्स है? तो हम कहेंगे हाँ, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ बाप के लिए बहुत कीमती है, जैसे कि आप, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा भी एक रिसोर्स है, क्योंकि उसे माँ बाप ना तो मार्केट से खरीद के लाए हैं, न तो मार्केट में ले आके बेचते हैं, लेकिन वो उनके लिए सब कुछ है, पूरा एक संसार है ना। वो उनकी बाकी तरह की ज़रूरत को पूरी करता है, इमोशनल, ओके। तो यहाँ पे बच्चा भी एक रिसोर्स ही कहलाएगा।
राइट? तो सम रिसोर्सेज दे मे हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम रिसोर्सेज दे मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, एंड सम रिसोर्सेज हमने देखा विच मे हैव देयर इकोनॉमिक वैल्यू इन द फ्यूचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपके दादी माँ के नुस्खे जो आज घर में हैं, आप सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे इट मे पॉसिबल कि भाई अगर वो पेटेंटेड हो जाएगा, ठीक है, उसको ड्रग की तरह लोग आगे इस्तेमाल करेंगे अपने इलाज में, तो भी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज योर नेचुरल, यानी जो हमको प्रकृति से मिलता है, सेकेंड इज योर ह्यूमन मेड, एंड थर्ड इज योर ह्यूमन। तो आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जाना, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको प्रकृति से डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है, हमको कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, यानी उनको कुछ बदलाव नहीं करना पड़ता है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल है, मिनरल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक। अब इसको भी हम डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडिफाई भी करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी रिसोर्सेज की, ओके। तो उसके हमने 4 टाइप्स देखे। फर्स्ट इज ऑन द लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, सेकेंड इज देयर ऑरिजिन, थर्ड इज देयर स्टॉक, एंड फोर्थ वन इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फिर हमने लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के स्तर पे भी 2 क्लासिफिकेशन देखी, ओके। फर्स्ट इज योर एक्चुअल, सेकेंड वन इज योर पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वे जिनकी क्वांटिटी हमको पता है और जिनको हम इस वक्त वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वे जिनकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है और उनको हो सकता है आगे फ्यूचर पे हम यूज़ करें, ओके। तो इस चैप्टर का बाकी पार्ट हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन यू जस्ट प्लीज समराइज ऑल दीज थिंग्स एंड योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आई होप सो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डियर फ्यूचर हेयर आई कम। एंड टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।